नेक्स्ट टॉपिक की अपनी शुरुआत करते हैं, जिसका नेम है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पीछे हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था। अब हम यहाँ पर गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो मैनी गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड और मैनी गैसेस मे नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। यानी कुछ गैसेस आपके क्या है, डिसॉल्व हो सकती है लिक्विड में, कुछ गैसेस आपके डिसॉल्व नहीं हो सकती। ये जो है आपका एक किसी आप जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर नहीं बता सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्या है, एक स्मॉल एक्सटेंट वाटर में डिसॉल्व है और वो एक्सटेंट इतना है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए पॉसिबल है। तो गैसेस आपकी, जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन डिसॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद करते हैं HCl की। अगर हम बात करें HCl की, तो HCl क्या है, ये हमारा हाईली डिसॉल्व होता है किसमें, वाटर में। ठीक, तो इस दो एग्जांपल के बेस पर हम एक बात कह सकते हैं बड़े आराम से कि जो हमारी गैसेस हैं, जो हमारी क्या है, गैस हैं, वो डिसॉल्व हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो सीधी बात है कि यहाँ जो है solubility of gas in liquid does not depends on the nature of solute and solvent। सीधी सीधी बात है। जबकि हमने इसने इसे पिछले वाले हेडिंग में पढ़ा है कि जो आपकी क्या है, solubility of gas है, solubility of solid है इन लिक्विड, वो नेचर पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के भी, सॉल्वेंट के भी। और वहां एक सेंटेंस बोला था, लाइक डिसॉल्व लाइक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यही थी। फिर क्वेश्चन आता है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड किस पर करती है। तो यहां आप आंसर दे सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात की जाए इसकी टेम्परेचर की, ये टेम्परेचर पर किस तरह से क्या करती है, आपकी डिपेंड करती है। तो आप बड़े प्यार से बोल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि जब भी कोई क्या है आपका सॉल्यूट, जो कि गैस है, जब आप उसे सॉल्वेंट लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा, उस सॉल्यूशन में ध्यान रखना हीट इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होगी मतलब रिएक्शन कैसी होगी आपकी, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी। और जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और हम भी टेम्परेचर राइज करेंगे, तो ली सेट लियर प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि ऐसी कंडीशन में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। मींस गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्लियर। तो ये बात हुई हमारी टेम्परेचर की। जनरली क्या होता है, जनरली के लिए ध्यान रख लेना कि जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। मोस्टली गैसेस क्या होती हैं, जब भी आपकी डिसॉल्व होती हैं वाटर में, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है, एंडोथर्मिक बहुत कम है। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन तो झेलना ही पड़ता है ना। ध्यान रखना कि क्या, किस बात के लिए, हाइड्रोजन और इनर्ट गैस, इन दो के लिए ध्यान रखना कि यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज भी हो सकती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। बस ये दो ही है, हाइड्रोजन और इनर्ट गैस। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि यहां पर कभी कभी क्या होता है कि इनमें जो रिएक्शन आती है वो हमारी कैसी हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। अब आता है आपका नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि किसी भी जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, बहुत सिंपल है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। यहां आपके सामने जो ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आप देखेंगे कि हमने यहाँ क्या है, एक लिक्विड लिया हुआ है, नीचे जो व्हाइट पोर्शन है, ऊपर जो ये ब्लू ब्लू वाला है, ये गैस है। ठीक, जैसे हमने इसमें वेट रखा हुआ है पिस्टन पर W1, हमने इसको बढ़ाया W2 W3, तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो गैस की सॉल्युबिलिटी, देखो ध्यान से, इधर कम डॉट है ब्लैक के, उधर ज्यादा डॉट दिखाई दे रहे हैं। इट मींस सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है आपकी, इंक्रीज हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट भी। तो ये बहुत सिंपल था। ठीक है, और अगर हम बात करें, एक तो ऐसी बोला जाता है, एक क्वांटिटिव रिलेशन दिया जाता है जिसको मैथमेटिकली आप कहते हैं एक तरह से, वो दिया जाता है। जब वो मिलता है तो उस मैथमेटिकली रिलेशन में ध्यान रख लेना, वो कोई ना कोई साइंटिस्ट का नेम जरूर आता है। यहां पर थे हेनरी। हेनरी ने क्या किया, जो आपका सॉल्युबिलिटी थी, ठीक है, क्या था, सॉल्युबिलिटी थी, उनके बीच में, गैस की लिक्विड में, उसके बीच में क्वांटिटिव रिलेशनशिप दिया। और उसी क्वांटिटिव रिलेशनशिप का हमने एक नाम दिया जिसको बोलते हैं हम हेनरीज लॉ। क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। इन्होंने क्या कहा, देखिए कि द मास ऑफ अ गैस, क्या कह रहे थे ये, मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। यानी जो भी गैस का मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहां एक क्या कर लेंगे, कांस्टेंट, जिसको हम बोल देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब जैसी हेनरी साहब ने ये लॉ दिया, जस्ट उसी समय डाल्टन साहब ने अपना लॉ दिया। उनमें उन्होंने उसमें पार्शियल प्रेशर की बात की। तो जब पार्शियल प्रेशर की बात की तो हेनरी साहब का भी स्टेटमेंट चेंज हुआ, और वो इसके लिए है कि इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, अगर हम गैस के मोल फ्रैक्शन को यूज करेंगे तो तब क्या है, और यही सबसे ज्यादा वैलिड है दोनों में से, गलत पहले वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, मोस्टली यही लिखा जाता है। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, जो मोल फ्रैक्शन है गैस के किसमें, सॉल्यूशन में, क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इस बार जो है
पार्शियल गैस का अमाउंट ना लेके गैस के क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप जानते हैं हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इस बार के डैश लगा लिया। के डैश के बाद जब सोचा हेनरी ने यार इतनी मेहनत की है तो क्यों ना इसको अपने नाम पे रख दें, तो उन्होंने के डैश को लिख दिया 1/kh, कि के एच क्या है, के एच हेनरी कांस्टेंट है। जब आप इस के एच को इधर ले आओगे तो आपको मिल जाएगा एक तरह से p इज इक्वल टू के एच डॉट काई। एक्स नहीं है, काई है। के एच हेनरी कांस्टेंट है। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। इसके बारे में भी हम आगे चल के थोड़ी सी जिक्र करेंगे, क्योंकि उस पर आपके 12th बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। क्या कि अगर देखिए सबसे पहले आप क्या करें, एक ग्राफ ड्रॉ करें। किस किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं आप, किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में आपको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलती है जो कि लीनियर है। सीधी बात है कि मोल फ्रैक्शन की क्या होने पर, इंक्रीज होने पर पार्शियल प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन ने भी हेनरी लॉ को क्या कर दिया, बिल्कुल प्रूव कर दिया एविडेंटली कि यस यू आर सेइंग करेक्टली। ठीक है, उन्होंने इस बात को प्रूव किया। अब बात करते हैं हमारी किसकी, के एच की। अगर बात की जाए के एच की, तो क्या सर के एच एक कांस्टेंट है तो सभी गैस के लिए सेम होगा, क्या सभी टेम्परेचर पर सेम होगा, तो आंसर है नहीं। ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पर सेम गैस के लिए भी डिफरेंट होता। क्लियर, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू होती है तुम आप लोगों की क्या होती है, डिफरेंट। अब देखिए इसमें आपको ये टेबल दिख रही होगी, लेकिन उससे पहले एक बात, ये लाइन जो लिखी है बहुत काम की है। क्या लिखा है कि हायर द केएच वैल्यू लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। जितनी केएच की वैल्यू हाई होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब ये कुछ गैसेस हैं, इस पर आपसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो अरेंज करवाया जाता है, आपको उठा करके इनमें से 2-3 गैस दे देगा और उनको अरेंज करवा लेगा सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या कर सकता है, किन्हीं दो गैस को देकर के ये उनको क्या करा लेगा, कंपैरिजन कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगी। और एक बार बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्स एक कोई गैस है, इसका केएच वैल्यू इतना है, वाई भी कोई गैस है, उसका केएच वैल्यू इतना है। उसने पूछा बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, तो जब हमको केएच वैल्यू दी है तो जिसकी केएच वैल्यू लो होगी उसकी सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। ये मेथड इसको पहचानने का है, यहाँ देख सकते हैं आप। आ जाइए, देखो हीलियम है 293 पर, ये केएच वैल्यू है। फिर हाइड्रोजन है 293 पर, केएच वैल्यू इतना है। N2 दो बार है, एक बार 293 पर है और एक बार 303 पर है। अब उस बात का भी एविडेंस ले लेते हैं जो पहले बोली है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि केएच की वैल्यू हाई हो जाएगी। चेक करो, देखो ध्यान से, जो 76 है वो इंक्रीज होकर 88 हो चुका है। जब ये 88 हो चुका है तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो चुकी है, आपकी हाई हो चुकी है। O2 है, O2 है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर है। जो टेम्परेचर हाई है उस पर KH की वैल्यू भी क्या है, हाई है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH इंक्रीज होगा। अब वो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन अरेंज कर सकता है, एग्जामिनर है कौन रोक लेगा उसको। बार बार कोई एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना रिपीट करेंगे। समझ में आ गया, KH की वैल्यू के लिए भी वो रिलेशन पूछ सकता है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये एक बार आपसे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं इसी टेबल से, जिस टेबल को बच्चे एनसीईआरटी की समझ के पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, आपको इस पे पढ़ना भी ध्यान भी रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, ये तो इससे क्लियर हो गया। अगर हम इनकी बात करें तो हमने जो भी बात बोली थी कि टेम्परेचर क्या होता है, केएच के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्वेटिक लाइफ को भी हम बता ही चुके हैं आपकी। अब बात आती है हेनरीज लॉ की, क्या लिमिटेशन की। क्या हेनरीज लॉ हमेशा अवेलेबल है या हर एक कंडीशन में काम करेगा, चाहे आप टेम्परेचर चेंज करें, चाहे टेम्परेचर कुछ भी करें, प्रेशर को चेंज करें, हाई हो लो हो, थिक सॉल्यूट सॉल्युबल हो सॉल्वेंट में या ना हो, तो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है प्रेशर इज लो। प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा तो ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इस कंडीशन में हेनरी लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड जो लिमिट है वो है आपकी टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर इज नॉट टू लो। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है तो भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और हेनरीज लॉ उस कंडीशन में सही से काम नहीं करेगा। बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। अगर कोई गैस क्या है सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल है, तब भी ये जो लॉ है हेनरी लॉ डेविएशन शो करेगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गैस नीड और रिएक्ट्स केमिकली, यानी कि जो गैस है सोल्यूट है वो सॉल्वेंट से कोई केमिकली रिएक्शन भी नहीं करना चाहिए। ये थी आपकी लिमिटेशन किसकी, हेनरीज लॉ की। अब लिमिटेशन के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या आता है आपका, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब एप्लीकेशन में जो आपने हेनरी ने आपको बताया वो क्या बताया कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, वो सभी इसी लॉ के अकॉर्डिंग पैक किए जाते हैं कि किस में कितना अमाउंट, कितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। दूसरा है इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग यानी कि जो क्या है, स्कूबा डाइवर्स हैं जो बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं समुद्र की, जैसा कि आप देखे हैं अभी, कहाँ गई थी आपकी सबमरीन, गई थी हमारी ये कौन सी, टाइटेनिक सबमरीन गई थी अभी नीचे, और जाकर के उसके साथ क्या हो चुकी, दुर्घटना हो गई। ठीक है, जो भी उसके रीजन रहे, हाई प्रेशर से ब्लास्ट हुई है, क्या हुआ है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, समझ गए।
जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है तो उससे ह्यूमन बॉडी को आती है नॉर्मल सी प्रॉब्लम। क्या? देखिए, सुन लीजिए ध्यान से। अभी जब मैं और आप इस समय काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो इस समय की बात अगर मैं करूँ तो नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही हम बहुत हाई प्रेशर में जाते हैं तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और उस कंडीशन में ये नाइट्रोजन आपके ब्लड में क्या होना शुरू हो जाएगी? डिसॉल्व। और जैसे ये डिसॉल्व होगी, क्रिएट्स बैंड्स इन योर वेन्स। जो भी हमारी वेन्स है उनमें क्या क्रिएट कर देगी? बैंड्स क्रिएट कर देगी। मीन्स जो ब्लड का फ्लो है उसको रोक देगी। और रोकने का मतलब है कि ये जो कंडीशन है बहुत पेनफुल है, और इस कंडीशन में ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसीलिए जितने भी प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स हैं, दे यूज हीलियम इनर्ट गैस 11.7% के अमाउंट में अपनी क्या करते हैं? हीलियम गैस को यूज करते हैं, और तब अपना सिलेंडर क्या करते हैं? फिल करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं ले जा सकते? तो प्योर ऑक्सीजन ठीक है, प्योर ऑक्सीजन ब्रीथिंग करना या उस पर लाइफ सर्वाइव करना ये भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो आपकी ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो लगभग 32.6% के आसपास है। ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का। परसेंटेज भी याद रख लीजिएगा, कंपोजिशन आपसे पूछी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि कंपोजिशन नहीं पूछे। नेक्स्ट है आपका कि एट हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पहाड़ वाले इलाके में रहते हैं, जैसे अपने नेपाली भाई हैं जो माउंट एवरेस्ट के नियरेस्ट रहते हैं, तो क्या है, जब आपका क्या है बहुत ज्यादा हाइट पर रहते हैं तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि वहां प्रेशर लो रहता है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होने लगती है। और जब वो बहुत लंबे समय तक रहती है तो क्या है, आप एक डिजीज से सफर करने लगते हैं जिसका नाम है एनॉक्सिया। ठीक है, मतलब वो क्लियरली सोचने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। और इसीलिए आपने कभी जब भी पहाड़ पर गए होंगे नोटिस किया होगा कि जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ाई करते हैं या चलते हैं तो बहुत ज्यादा थकावट होती है, इतनी प्लेन में नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी हमारे लंग्स को चाहिए मिल नहीं रही है, ऊपर से हम वॉकिंग भी कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कंडीशंस क्रिएट होती है जब भी हम क्या है, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। आपको मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और इसीलिए लिखा हुआ कि इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, यानी जैसी लंग्स में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें भी क्या है, इन मतलब कंफर्ट फील नहीं होगा, कंफर्ट जोन से हम बाहर आने लगेंगे। तो ये थे हमारे हेनरीज लॉ, ठीक, और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, जो कि पूरा टॉपिक इसी वीडियो में कवर कर दिया गया। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद आप सब।